स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भीमरतन एजुकेशंस पर। तो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। हमने उस वीडियो में सीखा था कि संख्याएं जो होती हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं। उन सभी संख्याओं की हमने डेफिनेशंस एग्जाम्पल सहित हमने सीखी थी। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल भीमरतन एजुकेशंस पर जाकर पहले वह वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखें। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। जो पहला चैप्टर है आपके गणित क्लास 10 के मैथ से एनसीईआरटी बुक से। कौन से? एनसीईआरटी बुक से। तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले मैं तुम्हें पिछला परिचय दे देता हूँ वीडियो का कि वास्तविक संख्या होती क्या है, लेकिन इस पर जगह नहीं है तो सीधा बता देता हूँ मेरे दोस्तों कि आज तक आप जितनी भी संख्याओं को जानते हो ना, वह सभी वास्तविक संख्या ही है। उन सभी संख्याओं को यह समझ लो कि वह सभी संख्या, जितनी भी आप संख्या जानते हो, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के बाद भी कुछ संख्याएं आती हैं जिन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, लेकिन आपके गणित में वह संख्याएं नहीं हैं। आपको विगत ज्ञान इन्हीं संख्याओं का है जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप जो काल्पनिक संख्या होंगी वो 11-12 में जाके पढ़ोगे तो वहाँ आपको समझ में आएंगी, लेकिन अभी तक तो ये समझ लो कि आप जितनी भी संख्याओं को जानते हो वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं, जो पहले चैप्टर का नाम ही दे रखा है आपके गणित में कि वास्तविक संख्याएं। तो क्या पढ़ेंगे? 1.1 एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 1.1 है ना आपकी क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक से, वह उसका पहले आप चैप्टर फ्लो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर फ्लो यानी इस 1.1 में पढ़ना क्या है। भाई कुछ काम कर रहे हो आप तो सबसे पहले यही तो देखोगे कि इसको करने से हमें मिलेगा क्या, प्रॉफिट क्या है। अगर आप इस पहली प्रश्नावली में इस चैप्टर फ्लो बता रहा है कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें दो चीजें आपको मेन पढ़नी है। एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या? प्रमेय का। एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह दो चीज आपको 1.1 में पढ़नी है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि 9 तक तो आपने ये चीज सीखा नहीं थी। इसमें दो वर्ड न्यू आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एल्गोरिथम और एक आ रहा है प्रमेय। आप सोच में पढ़ गए होंगे कि प्रमेय तो हमने पढ़ा था, प्रमेय का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। प्रमेय तो हमने पढ़ा है लेकिन प्रमेय का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो और एल्गोरिथम तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को लेके हुए चलो सबसे पहला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले इसे समझेंगे और फिर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होती है उसे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, जिससे हम एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को कर सकें, उन्हें समझ सकें। तो सबसे पहले आप समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। देखिए क्या कहना चाह रही है ये लाइन कहना चाह रही है कि जो एल्गोरिथम होती है ना, ये एल्गोरिथम वो क्या होती है कि वह ऐसी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब मैं तुम्हें सिस्टम में समझा देता हूँ कैसे होता है कि मान के चलो मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है आपकी। क्या लेना है? ऑनलाइन क्लास लेनी है। मैं क्लास लेना चाहता हूँ, मुझे क्लास लेनी है आपकी।
1.1 की एक्सरसाइज की मुझे क्लास लेनी है तो कैसे लूंगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताइए। सबसे पहले मैं एक बोर्ड लूंगा, उसे लगाऊंगा, फिर उसके बाद लाइट जलाऊंगा। लाइट जलाने के बाद फिर मुझे मार्कर चाहिए, मार्कर की जरूरत पड़ेगी। मार्कर लूंगा, स्टैंड लूंगा, उसमें मोबाइल लगाऊंगा, फिर वीडियो ऑन करूंगा, माइक लगाऊंगा। माइक लगाने के बाद जब मैं वीडियो स्टार्ट करके तब आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगा। तो इसमें कितने स्टेप्स हुए, इस जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, मैं क्या क्या करूंगा, यानी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, वह उन सभी स्टेप्स को अगर मैं एक साथ सिस्टमेटिकली लिख दूं कि पहले मैं बोर्ड, फिर लाइट, फिर माइक, फिर फोन, फिर ऐसे माइक ले लिया, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करूंगा। तो ये सभी जो स्टेप्स हो रहे हैं ना, अगर मैं इन सभी स्टेप्स को एक साथ लिख दूं, एक संग उन्हें सिस्टमेटिकली लिख दूं, तो जो स्टेप्स मैं लिखूंगा वह स्टेप्स ही एल्गोरिथम होते हैं। समझ में आया? आप तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलो कि मुझे चाय बनानी है। क्या? मुझे नहीं, तुम्हें चाय बनानी है। फिर चाय बनानी है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले पानी लोगे, फिर उसे गैस पे रखोगे, उसे रखने के बाद उस पानी को गर्म करोगे, उसमें चीनी डालोगे, फिर चाय डालोगे। जब उसे गर्म करने के लिए रखोगे तो वो उबलने लगेगी, फिर उसमें दूध डालोगे, तब जाके वहाँ चाय बनेगी। तो आपने जो जो किया, आपने जो जो काम किए, अगर उन सभी काम को एक साथ स्टेप्स में थोड़े थोड़े करके लिख लो, तो वो स्टेप्स आप लिखोगे वही होते हैं एल्गोरिथम। क्या होते हैं? एल्गोरिथम। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्गोरिथम वही होते हैं जो हम कोई कार्य कर रहे हैं, जो इसके स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स हमने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, अगर उन्हें हम एक जगह सिस्टमेटिक लिख दें तो वही होते हैं एल्गोरिथम। क्या? एल्गोरिथम। तो इसकी डेफिनेशन से ही कह रही है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यही कहना चाह रहा है ये एल्गोरिथम। तो ये सिंपल सा था, कुछ हार्ड था नहीं इसमें। तो अब नेक्स्ट जो है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है देखिए, इसे और समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? देखिए, यह एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, यह एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। समझिए, ये प्रमेय का मतलब है कोई ऐसा कथन ले लो जो पहले से सिद्ध हुआ है। मैं मान के चलो, आप पाइथागोरस प्रमेय ले लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसे ले लेते हैं। तब आप इसे लोगे तो क्या होता है, देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये होता है ना, ये क्या है? फिक्स है, ये सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध है, ये सिद्ध किया हुआ है कि होता है। तो अब इस पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं और अन्य सवालों को सिद्ध करने में इसकी सहायता लेते हैं। तो यही तो होता है प्रमेय का, यानी यह एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी एक ऐसा कथन जो पहले से ही सिद्ध किया हुआ है और उसे अन्य सवालों में सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाए, वह होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ऐसा कथन जो पहले से ही सिद्ध किया हुआ हो और उसे अन्य सवालों में सिद्ध करने के लिए उसकी हेल्प ली जाती है, ये होती है प्रमेय का। एल्गोरिथम स्टेप्स, स्टेप्स पे काम करती है कौन? एल्गोरिथम। प्रमेय का किस प्रकार करती है? ये सिद्ध हुआ कथन होता है। समझ में आ रहा है?
फास्ट क्वेश्चन क्या होंगे जो चैप्टर 2 होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये इतना था। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये प्रमेय का है, इसे भी हम और सिस्टम समझेंगे अभी, तो उधर तक आपसे नोट कीजिए। चलो गाइस, चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। देखिए इसमें देखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कितना बड़ा नाम है इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कुछ भी नहीं इसमें, लल्लू फंजू सा क्या लगाना है इसमें, ऐसे होता है बस और कुछ नहीं होता। देखिए दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर B की प्रसार जहां 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है R लेकिन B से छोटा होगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक वर्ड समझना, चिंता मत कीजिए। देखो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, क्या दो धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो हमें 6 से डिवाइड देना है, कितने में देना है, 14 में देना है, कितने में, 14 में। तो ध्यान से दोगे, देखो 6 दूनी के 12 बचेगा क्या, 2, ठीक है। एक और दे दो, 2 से डिवाइड 2 20 में, 2 दाम का 20, बचा क्या 0। देखिए हमने पहले भाग दिया 6 से कितने में, 14 में, 6 दूनी के 12 बचा कितना 2, और 2 इसमें दिया 2 धाम का 20 बचा कितना 0। तो देखिए जो ये होता है ना, ये इससे हम कहते हैं ए, ये होता है बी, ये होगा क्यू और ये होता है आर। ऐसे ये ए बी क्यू आर। तो इसे कैसे लिखते थे हम, देखो 14 बराबर के 6 इंटू 2 प्लस 2, ऐसे तो लिखेंगे इसे 6 इंटू में 2 प्लस 2। इसे कैसे लिखेंगे 20 बराबर 2 इंटू 10 प्लस 0, इसे ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखोगे कि दो धनात्मक पूर्णांक, ये इसने क्या किया था, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, A और B, जो 14 और 6 है, ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर इनका जब हम डिवाइड देंगे पूर्णांकों A और B के लिए, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं, Q और R। देखिए Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A का जो मान आएगा वह BQ प्लस R आएगा, A का मान BQ प्लस R आएगा। यानी जो A है इसे कहते हैं भाज्य, बराबर भाजक थोड़ा भागफल प्लस शेषफल, तो BQ प्लस R के बराबर। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो R होगा हमारा R शेषफल, वह 0 के बराबर हो सकता है, ये बराबर के निशान है, उससे छोटा नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखें। 0 के बराबर हो सकता है R का मान, यानी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा क्या, R का मान, यानी शेषफल जो बचता है। ये कभी 0 से छोटा हुआ देखा है, माइनस में आता है शेषफल, कभी आता है नहीं आता। 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन माइनस में नहीं आ सकता, 0 से छोटा नहीं आ सकता। ठीक है, ये ध्यान से समझ रहे हो, पता चल रहा है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है जो Q तथा R विद्यमान है, ये Q और R विद्यमान है, जहाँ A बराबर BQ प्लस R बराबर 0, R का मान जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। B यही तो है, इससे तो छोटा ही होगा ना, ये इसके बराबर हो गया
तो इसमें एक बार डिवाइड और चला जाएगा, इसलिए ये इससे हमेशा छोटा होगा, फिक्स है ये। लेकिन हाँ कभी कभी क्यू का मान 0 आ जाता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्यू का मान 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखिए अगर हमें 6 का भाग दें 3 में, 6 का भाग देते हैं 3 में, तो क्या जाएगा? 6 में 3 में भाग जाएगा, तो 6 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाना नहीं, 0 लगाओ। तो 6 का बड़ा 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0। 3 से 0 घटा दूंगा तो 3। देखो इसे कैसे लिखोगे? 3 बराबर 6 गुणा 0 प्लस 3। इसमें क्यू का मान कितना है? 0। तो कभी कभी क्यू का मान 0 हो जाता है, यह फिक्स है। तो क्यू का मान 0 हो सकता है, आर का मान 0 हो सकता है, और हाँ एक बात और, बी का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का मान 0 हो गया तो भाग ही नहीं जाएगा, इनफिनिटी हो जाता है भाई, ये तो पता ही होगा। बी का मान 0 हो गया तो इनफिनिटी हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कुछ नहीं है इसमें, इससे बस हम क्या करेंगे, भाग विधि जो होती है उससे मासा निकालना सीखेंगे। एचसीएफ होता है, उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। वैसे स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स लिखने होते हैं तो एल्गोरिथम लगानी पड़ती है, जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था। कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे चार बनाने स्टेप्स थे, ऑनलाइन क्लास लेने स्टेप्स थे ना, तो इन्हीं स्टेप्स को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को हमें सवाल यूज करके सवाल लेने पड़ेंगे। और ये तो याद कर लेना, ये तो सभी को याद होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक फिक्स करते हैं हम, क्योंकि ये हर सवाल में लिखनी है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसकी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक तरह का हुआ बना रखा है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी है, बता देता, नाम ही भयंकर सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो कुछ नहीं है, लल्लू पंजू साहब। देखो 135 से पहले भाग दोगे किसमें? 225 में। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले आपको करना है, जो बड़ी संख्या है ना उसको बीच में रखना है और छोटी संख्या को बाहर रखना है, यानी छोटी संख्या से भाग देना है किसमें? बड़ी संख्या में। यही काम तुम्हें सबसे पहले करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? दो भाग दो। 135 से एक बार दोगे, दो बार दोगे ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 135 एकन 135 बचेगा कितना? 5 में 5 का 0, 12 में से 3 कटेंगे 9, ऐसे सही है। अब 90 से डिवाइड, अब देखो यहाँ बचा 90, कितना बचा? 90। शेष पर 90 जो बचा, इस 90 से भाग दे दोगे इसे 135 में। ठीक है, 2 90 दूनी 100 से ज्यादा हो जाएगा, 90 एकन 90। अब घटा लो, 5 में 0 घटा 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4, कितना बचेगा? 45। 45 से डिवाइड दे दो किसमें? इस 90 में। 45 दूनी के 90, और यहाँ पर ये 0 बार चला जाता है ना, कितनी बार? 0 बार, यहाँ से पर 0 बच जाता है, तो वहीं से स्टॉप कीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। तो ये होगा इसका। हमें मासा तो सर कितना है? हमने वही 8th में 9th में सीखे थे, ये होता था मासा, क्या ये। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मैंने क्या बताया था? एल्गोरिथम क्या होती है? कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं, तो इसमें भी स्टेप्स होंगे, तो क्या होंगे? चरण। तो क्या करेंगे? तो इसी से लिख लो इसको, चरण। ये और लिखने होते हैं आपको। जैसे पहला चरण कितने में भाग दिया था? 225 में। कितने से दिया था? 135 से। कितनी बार गया? मैं कितनी बार गया? एक बार। कितना बचा? 90। फिर 135 में दिया था दूसरा चरण,
कितने से दिया? 90 से। कितनी बार गया? एक बार। कितने बचे? 45। ठीक है, फिर कितने में दिया? तीसरा चरण 90 में। कितनी से दिया? 45 से। कितनी बार दिया? 2 बार। कितना बचा? 0। यहाँ पर 0 आ जाता ना, तो ये वाला जो आंसर होता है, देखिए ये हो जाता है आपका HCF। तो इसमें एक लाइन और लिख दो, अतः HCF कितना होगा? 45। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखा, कुछ था इस सवाल में? कुछ नहीं था, वैसे ही घुमा रहा था आपको। भयंकर सा सवाल नाम दे दे इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं है। ढाई देगा, नाम तो ऐसा है, भाग से मासा निकालना है बस, और इसके चरण होते हैं कुछ, वो चरण लिख दो, इसके स्टेप्स लिखना है, मतलब केसेस बनते हैं इसमें। कितने केस बने? 3 केस बने। पहले क्या? बड़ी संख्या को बीच में रखोगे, छोटी संख्या को बाहर रखोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दोगे। कितनी बार गया? एक बार। 135 बची, इसमें से इसे घटाया 90 बची। अब 90 जो है 90 से डिवाइड दोगे 135 में, कितनी बार गया? एक बार। बचा कितना? 45। 5 और 13 में आ गया 4, 45। 45 से डिवाइड दोगे अब इसे 90 में, 45 दूनी 90, 0, बस हो गया। अब इसके चरण हो लेते हैं। ये पहले दिया हमने भाग 225 में, 100 इस पहले इसे 135, फिर इसे 1, फिर इसे बचा दोगे 90। फिर इसमें दिया किससे? 90 से गुणा 1 प्लस 45। फिर इसमें 90 में दिया 45 से गुणा 2 प्लस 0। अतः जो ये वाला जो होता है ये होता है हमारा HCF। अतः HCF इक्वल 45। यही था बस आंसर, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी प्रश्नावली वन का पहले का दूसरा प्रश्न 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे अभी पहला सवाल किया, मेरे को सेम ऐसे ही करना है। बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली 38 220। किससे डिवाइड दोगे? 196 से। ठीक है, डिवाइड दोगे, कितने डिवाइड? देखिए 196 से कितनी बार जाएगा? कितने में देगा? पहले 3 संख्या में देगा ना, 3 ही में दोगे, 2 382 में 196 दूनी 296, 96 हो जाएंगे हमारे 90 90 180 380 और 396 ज्यादा हो जाएंगे, 402 के लगभग, तो ज्यादा हो जाएंगे ना, तो एक ही बार जाएगा 196। बचेगा क्या? 12 में 6 के 6 है, यहाँ पे 17 17 में 9 तो 8, बचेगा 1, उतार लेंगे 2। 1862। 1862 में अगर कितने से देंगे इसमें? अभी तो इसी से देंगे ना, तो ऐसे कहने लगेगा इससे इसे देने लग जाओ, क्योंकि अभी यही नहीं जमा हुआ है हमारा। अभी तुमने ये 2 ही उतारा है, अभी तो यही नहीं गया हमारा पूरा। तो 196 से अब इसमें दोगे, कितनी बार जाएगा? 10 से दे दो 1960 हो जाएगा, 9 बार जाएगा लगभग। 9 से देखो 9 6 54 के 4, यहाँ से 5 बचे, 9 ने 81 और 5 86 के 6, हंसला 8, 9 1 9 8 17 1764। 12 में से 4 घटा दोगे 8 बचेगा, 15 में से 6 घटा दोगे 9, 7 में से 98, बस नहीं उतार लोगे। अगली संख्या 0, अगला डेज उतारा हमने 0। अब इसमें कितनी बार दोगे? इसमें जाएगा आपका 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5 6 30, हाँ 5 से देख लेते हैं। देखिए 5 6 30 की 0 हासिल 3, पनम 45 और 3 कितने आ जाएंगे? 48 के 8 हासिल लगेंगे 4, 5 1 5 और 4 9। देखिएगा इसे पूरा का पूरा ही चला गया, पूरा का पूरा ही चला गया। तो इसमें तो पूरा ही पूरा चला गया, इसमें तो एक ही केस बन रहा है, एक ही स्टेप बन रहा है। देखिए क्या, किसने कितने से चरण में लिखो, चरण कितने से भाग दिया? कितने में भाग दिया? 38 220 में। कितने से दिया? 196 से। कितनी बार? 195 बार।
बचा क्या 0, बस यही चला था इसका। तो ये तो अतः HCF कितना हो जाएगा 196 ही है, 196 यही होगा इसका HCF, क्योंकि इसी से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यही HCF हो गया। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आपका दमदार है। इस प्रश्न में आपको घुमाने वाला काम क्या है, देखिए कैसे है। इस प्रश्न में ना बड़ी संख्या आगे लिख दी है, छोटी संख्या पीछे लिख दी है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि बड़ी संख्या को बीच में रखोगे और छोटी संख्या को आगे रखोगे। इससे क्या करोगे, डिवाइड दे दोगे 255 से 867 में। यही आपको फिक्स रखना है, चाहे वो संख्या को यहाँ रख दे बड़ी को, चाहे वो संख्या बड़ी संख्या को यहाँ रख दे। आप ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसे बीच में रख लीजिए, छोटी संख्या को आगे रख लीजिए। अब इससे इसमें डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार जाएगा 251 255 255 255 दूनी हो जाएंगे 400 510 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15 के 5 यहाँ से बचेंगे 1, 3 पंजे 15 और 1 हाथ से 16 का 6 हाथ से 1 3 4 1 7 765 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 2, 6 में 6 का 0, 8 में 7 का 1, 102 बचेगा। अब 102 से डिवाइड हो गई 255 में। देखिए दीजिए 102 1 102 204 हो जाएगा, तो 2 बार दे दो 204 कितना हो जाएगा 204 बचेगा 1, 5 हो जाएगा 5, 51 से दे दोगे 102 में, ये 2 फिक्स है भाई, 2 ही बार जाएगा 51 दूनी 102 बचा 0 हो गया। देखो तो 44 के समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं। चरण कैसे लिखोगे 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। अगला स्टेप में क्या लिखोगे 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। आगे 0, तो मैंने बताया 0 आ जाए तो ये बार होता है HCF, यानी अतः HCF इक्वल टू 55 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कुछ नहीं था फ्रेंड्स इस पहले सवाल में, बड़े ही सिंपल सवाल है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसे नोट किया आपके लिए ये क्वेश्चन है कि 4052 और 12576 का HCF लगाना ये करंट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको करना है। जैसे अभी हमने किए थे बड़ी संख्या अंदर छोटी संख्या बाहर, उसे डिवाइड दे दिए थे। इसी प्रकार आपको ये संख्या अंदर रखे ये बाहर रखे, इसमें डिवाइड दे देना है और भाषा निकाल देना है। और कुछ स्टेप्स जो केस बनेंगे उन्हें चरण में लिख देना है, कितने चरण बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे हो जाता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में यस लिख के भेजिए, यस, और नहीं होता तो नो लिख के भेजिए। अगर यस की कमेंट ज्यादा आती है तो मैं नहीं बताऊंगा, नो की कमेंट ज्यादा आ जाएंगी तो मैं इस सवाल को जरूर कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलो तो हम अगले सवाल की तरफ। ये है दूसरा प्रश्न आपकी बुक से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, पहले आपको बता दो ये क्या दर्शा रहा है, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या। मैंने आपको समझाई थी कौन सी वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको विषम संख्या की डेफिनेशंस उदाहरण सहित बताई थी कि जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या होती है। तो देखिए इसमें काम आएगा वो, देखिए कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो रामायण है ना,
वो रामर्स मैंने बताई थी आपको, एक मिनट विभाजन प्रेमिका वाली, वो तो आपको लिखनी आपको ये वाली रामर तो हर सवाल में लिखनी है। तो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q तथा R विद्यमान है कि a बराबर b की प्लस r, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ये तो ऐसे सवालों में लिखनी है, ये तो सिस्टम में समझ लो आप, ठीक है, ये तो फिक्स है। इसके बाद आगे से करोगे क्या, तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है, पूछा है कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब कोई भी धनात्मक का मतलब यहाँ a, क्या मतलब है a, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या है a। तो जो a है वह 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालोगे इसमें जो b है उसकी वैल्यू, क्या b की वैल्यू, इसमें देख लो b की वैल्यू क्या आएगी। इसकी अगर इससे तुलना करें तो यहाँ q के आगे क्या है 6, q के आगे क्या है b, q के आगे क्या दिखाई दे रहा है b, यहाँ पे q के आगे क्या दिखाई दे रहा है 6। तो ये 6 ये b, यानी b का मान आया 6, b का मान कितना दिखाई दे रहा है हमें 6, b का मान कितना दिखाई दे रहा है 6। तो b का मान इसमें लगाओगे 6, यानी 0 से बड़ा या बराबर r बराबर इक्वल टू r लेस देन 6, यानी 0 जो r का मान होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा होगा, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, यानी 0 से 5 तक हो सकते हैं किसके मान r के मान, ठीक है। इससे हमें ये कनेक्शन रिजल्ट करता है कि जो r का मान है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा होगा। b का मान हमेशा छोटा होगा जिस 6 से, ठीक है। देखिए तो आगे, तो अब क्या करोगे, अब एक बात सभी से चेक करते जाओगे r बराबर 0 पर। सबसे पहले r बराबर 0 पर जांच करोगे, ठीक है। देखिए क्या था सूत्र हमारा, a बराबर dq प्लस r, इसे तो समीकरण नंबर 1 दे दो, इसी में डाल दो a बराबर dq, b का मान कितना 6q प्लस r का मान क्या रख रहे हैं 0, तो यानी a बराबर 6q, इसमें 0 जोड़ोगे तो 6q होगा, इसमें अगर 2 से डिवाइड देना है तो चला जाएगा, जा रहा है भाई 3q, मतलब अतः यह एक सम धन पूर्णांक है। क्या है, सम धन पूर्णांक है। तो 0 पे हो गया। अब किस पे चेक करेंगे, 1 पर, किस पे 1 पर, r बराबर 1 पर जांच। देखो कैसे करेंगे, धरो a बराबर b की जगह रख दो 6q प्लस r की जगह क्या रख दोगे होगी 1। इसमें 2 से डिवाइड देके देखोगे, क्या 2 से डिवाइड इसमें जाएगा, 6 में चले जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, यानी कोई कॉमन ही नहीं आ रहा इसमें, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें डिवाइड जा रहा है, पूरी दोनों में संख्या में जा रहा है, 2 से डिवाइड नहीं जा रहा। तो यह इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो इसमें लिखोगे अतः यह एक विषम धन पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग ही नहीं जा रहा है, और 2 से भाग नहीं जाएगा तो वो विषम धन पूर्णांक होगा, और जिसमें 2 से भाग चला जाएगा वो सम धन पूर्णांक होगा। तो r बराबर 1 पर भी चेक हो गया। अब किस पर करेंगे, r बराबर 2 पर जांच, तो उसके 2 पर
राहुल आर बराबर 2 पर जांच, आर बराबर 2 पर जांच। तो आर बराबर 2 पर जांच करेंगे तो क्या होगा, सूत्र देखिए क्या बनेगा, ए बराबर 6q प्लस 2, इसमें 2 से भाग दोगे तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3q प्लस 1 बटे 2 से 2 से भाग जा रहा है, तो अतः यह एक समधन पूर्णांक है। क्योंकि इसमें डिवाइड जा रहा है, डिवाइड जा रहा है तो यह समधन पूर्णांक है। चलो तो पहले आप इसे नोट कीजिए, अभी आगे करेंगे इसे सॉल्व, तो आप इसे नोट कीजिए थोड़ा सा। अब करेंगे r बराबर 3 पर जांच, r बराबर 3 पर करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a बराबर 6q प्लस 3, इसमें जब 2 से डिवाइड दोगे तो इसमें से एलसीएम आ जाएगा, कौन बाहर आ जाएगा 3, बचेगा 2q प्लस 1 बटा 2, 2 से 3 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो अतः यह विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। 3 पर हो गया। अब चेक करते हैं r बराबर 4 पर, तो देखिए r बराबर 4 पर जांच, देखिए 4 पर करेंगे तो a बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी bq प्लस r, यानी 6q प्लस r का मतलब 4 बटा 2, a बराबर फॉर्मूला करेगा, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3q प्लस के 2 बटा 2, 2 से 2 में भाग जा रहा है, तो अतः यह समधन पूर्णांक है, यह समधन पूर्णांक है क्योंकि इसमें भाग जा रहा है। अब चेक करते हैं फ्रेंड्स 5 पर, r बराबर 5 पर जांच, देखिए कैसे करेंगे। अगर r का मान 5 रखोगे तो 6q प्लस के 5 बनेगा, इसमें 2 से भाग दोगे तो 6 में तो जाएगा लेकिन 2 में नहीं जाएगा, इसमें तो कॉमन भी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो अतः यह विषम धन पूर्णांक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें लेके क्या आना था कि हमें दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। जब हमने पहले किया था 6q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक आया था 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 कहाँ पर है, देखो ये रहा 6q प्लस 3, इसमें 2 से भाग जा रहा था, नहीं जा रहा, यह विषम धन पूर्णांक है, ये दर्श गया। अब 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 कहाँ है, ये रहा, क्या इसमें डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी विषम धन पूर्णांक है। हमें यही दर्शाना था जो हमें दर्शा दिया, ठीक है। सिस्टम आप इसे नोट कीजिए। आपकी जो बुक से तीसरा प्रश्न है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रणाली के जब तीसरे प्रश्न में क्या बताया, देखिए ये कहना चाह रहा है, कितने में समझाऊं पहले कि जैसे हमारी जो आर्मी होती है, सेना चल रही है, उसके आगे आगे बैंड
बजाने वाले कर्मचारी चल रहे हैं, तो सेना जो चल रही है हमारी वो कितने व्यक्ति उसमें 616 है, और जो बैंड बजाने वाले वो कितने 32। और ये कुछ इस प्रकार है, तो समझा दूं तो यहाँ पे जैसे चल रहे हैं आपके बैंड बजाने वाले, ये मान के चलो ये बैंड बजाने वाले हैं, और इसमें पीछे चल रही है सेना। ये आपकी सेना चल रही है, ठीक है। तो इसमें कह कर रहा है कि ये बैंड बजाने वाले जो चल रहे हैं ये 32 हैं, और जो सेना कितनी है 616 है। तो आपको यह बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाली, यानी ये संख्या ये संख्या ये संख्या समान समान आ रही है, सभी लाइनें ये कैसी आ रही है, समान लाइनें जो आ रही हैं, ये लाइनें कैसी समान लाइनें जो आ रही है, इन लाइनों को समान संख्या वाले ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने बन जाएंगे टोटल स्तंभ, ऐसे स्तंभ कितने बन जाएंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए ना सबसे पहले आप सवाल में थोड़ी कुछ ना कुछ तो वो हिंट दे ही देता है, तो उसको हिंट पकड़ो कहाँ कह रहा है कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, देखो यहाँ पढ़ो अधिकतम संख्या क्या है। आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ अधिकतम पूछे तो वहां क्या निकाला जाता है HCF, क्या देखा जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या निकालेंगे HCF। 616 और 32 का अगर HCF निकाल दोगे, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लोगे, तो वही उन संख्या में स्तंभों की संख्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 616 और 32 का क्या निकाल देंगे भाग विधि से, क्या इक्वल विभाजन एल्गोरिथम लगा के इसमें क्या निकाल देंगे मासा। तो निकाल दीजिए 32 से भाग दो 616 में, तो 32 से डिवाइड देंगे 61 में, 64 जाता जाएगा 2 बार, 1 बार देंगे 32 से 32 बचेगा क्या 11 में से 2 घटेंगे 9, यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में 3 घटेंगे 2, उतार लेंगे 6, 296 हो जाएगा। इसमें कितनी बार दे सकते हैं हम, इसमें दे सकते हैं 32 यानी 3 8 24 3 में 27, 8 बार दे दो, 8 बार देके देखें तो 8 2 16 6 हाथ लगा 1, 8 24 और 1 25 256। अगर 9 बार देके देखते हैं 9 2 18 के 8 हाथ से 1 9 3 27 और 1 28 288 सही जा रहा है। कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 2 18 के 8 हाथ से 1 9 2 27 और 1 28, बचेगा कितना 8, बचेगा कितना 8। अब 8 से डिवाइड किस में दे दोगे 32 में, 8 चौके 32, कुछ बचा नहीं बचा। तो कितने स्टेप्स बने इसमें 2, एक तो ये इससे इसमें दिया ये बचा, फिर इससे इसमें दिया ये बचा। तो इन दोनों स्टेप्स को यहाँ पे लिख दो चरण। पहला चरण क्या है, पहला चरण है 616 में भाग दिया कितने से 32 से, कितनी बार 19 बार, प्लस बचा कितना 8। दूसरे चरण क्या आया था 32 में भाग दिया था किससे 8 से, कितनी बार 4 बार, बचा कितना था 0। मैंने बताया 0 बच जाए तो ये वाला हो जाता है आपका HCF, अतः HCF बराबर 8। तो टोटल कितने स्तंभ बनेंगे 8 स्तंभ बनेंगे। फाइनल आंसर ये होगा टोटल कितनी लाइन बन सकते हैं 8 स्तंभ। 8 स्तंभों में ये समान संख्या में दोनों स्तंभ बट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर होगा 8 स्तंभ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट पकड़ना है, हमें करना क्या है सवाल में
अधिकतम संख्या का क्या है पूछा, तो अधिकतम में तो भाई हमें पता है बड़ी से बड़ी संख्या मतलब लहाजा, छोटी से छोटी संख्या लहाजा। ठीक है। अब जो चौथा प्रश्न है आपकी बुक एनसीईआरटी बुक से, तो वो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो आपको वही रावण लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो उसको तो आप लिख ही लोगे। तो हम इसका आंसर सीधे सीधे यहाँ से कर देते हैं कि आप यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। अगर इसमें इसकी तुलना करके देखें, ये कह रहा है m या 3m, वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, इसकी तुलना इससे करें तो b का मान हमें क्या दिखाई दे पड़ रहा है, 3। b का मान क्या दिखाई पड़ रहा है, 3। b का मान 3 दिखाई पड़ रहा है, तो 0 से बड़ा होगा r और b का मान है 3। मतलब शेष पर जो r है वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा होगा। ठीक है। तो हम सभी पे एक बार चेक करेंगे, तो चेक करो। एक बार पहली बार करेंगे r बराबर 0 पर। ठीक है। r बराबर 0 पर चेक करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b का मान बी क्यू प्लस आर। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसमें मान रखोगे r बराबर 0 का, a बराबर b का मान कितना है 3q प्लस r का मान 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 3q, क्योंकि 0 जोड़े 0 हो जाएगा। लेकिन हमें a से मतलब नहीं है, क्या धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब यहाँ पे क्या है a का वर्ग, हमें a के वर्ग से मतलब है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 q स्क्वायर। हमें क्या लाना है, आगे 3 लाना है, तो हम इसे 3 के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया 9 ही होगा ना। अब मैं एक बार इसे m मान लूं, 3 क्यू स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। देखिए इसे क्या मान लेता हूँ, मैं m मान लेता हूँ, माना इसी से रख लो 3q स्क्वायर इक्वल टू m, तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3 ही है, पीछे m हो जाएगा, ये तो m मान लिया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। किसी धातु पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 3m के प्लस 3m के रूप का तो हो गया। अब करेंगे r बराबर किस पर जांच, 0 पर की, अब करेंगे 1 पर जांच। देखिए कैसे, क्या सूत्र बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a कितना था, a का मान, b का मान कितना था 3q प्लस r का मान कितना आया, अब की बार r का मान 1 रख रहे हैं, लेकिन हमें a से मतलब नहीं, इसके वर्ग से मतलब है, दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, नहीं पता तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a 2ab। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम लगा लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3q इंटू बी 1। तो इसे लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 q स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6
क्यू, 6 का 6, तो ये ए स्क्वायर मान आएगा, या ए स्क्वायर से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे और इसे एक जगह लिख लो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है हमें 3, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लूँ तो क्या रह जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में क्या बन जाएगा 1। ठीक है, अब मैं इस बार अगर इसे m मान लूं तो क्या रहेगा, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ये क्या मान लिया m प्लस 1, या ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ये इसके रूप का हो गया। एक बार 2 पे और जांच करेंगे, उसके बाद देखें ये 2 भी किसी के रूप का होता है क्या नहीं होता। चलो देखते हैं, पहले आप इसे उतारिए, वहां पे नोट कीजिए। तो देखिए इस पर 2 पे और जांच कर लेते हैं, r बराबर 2 पर जांच, r की जांच करना है 2 पर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वह था a बराबर बी क्यू प्लस के r, यानी a का मान, b का मान था 3, q प्लस r का मान लगा रहे हैं 2, लेकिन a नहीं चाहिए था हमें, a का वर्ग चाहिए था, क्या रहा है a का वर्ग, तो वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो ये वही ए प्लस बी का स्क्वायर वो लग रहा है, उसमें से देख के कर सकते हो, 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर 3 के 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 2 3 6 दूनी के 12 क्यू। क्या करूँगा मैं, इसे और इसे एक साथ जहाँ लिख लूँगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। भाई देखिए हमें 4 तो कहीं लाना ही नहीं है, 4 तो कहीं लाना ही नहीं है, 3 लाना है, तो इसमें से 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो पहले इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर 3 चौके 12 4q। अब ये हमें से 4 तो लाना ही नहीं है ना, तो 4 नहीं लाना है, तो एक काम कीजिए, इसे तोड़ सकते हैं हम 3 प्लस 1 में, 3 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं नहीं, हाँ तोड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं तोड़ सकते। यस तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इसका बराबर 3, क्योंकि 3 और प्लस 1 भी तो 4 ही होता ना। अगर मैं इस बार इसको यह मानता हूं, इसको यह मान लू, माना पहले समझ हो, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 नहीं सॉरी प्लस 3 बराबर m, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ तक हो जाएगा m प्लस 1, हो गया इसके अनुसार। तो हमें सिस्टम में यह देखना है कि ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इनके रूप का हो रहा नहीं हो रहा। ये पूछ रहा है वर्ग तो वर्ग करेंगे, घन पूछेगा तो घन करेंगे, कुछ नहीं पूछेगा तो सिंपल ही रख देंगे। ठीक है, तो कुछ नॉर्मली क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ आपका 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
तो सबसे पहले तो आप उसमें वही वाली रामायण लिख लेना जो ये कुल विभाजन टेबल का मैंने बताई आपको। सबसे पहले तो इसे सिस्टमैटिक सजा के लिख देना। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। ये तो लिखने ही लिखने हैं। तब आप देखोगे कि इसकी तुलना करके इनमें देखो कि b का मान क्या आ रहा है, 9 9 9, क्या आएगा 9। लेकिन भाई b का मान गलती से भी 9 मत रख देना, क्योंकि इसमें धातु विषम गुणांक क्या होता है, a। क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, घन। और घन यानी 1 से 8 तक लेना पड़ेगा। तो 1 से 8 तक तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसे न लेके आप 9 का गुणज ले लोगे, कोई जैसे 3 ले लो, 9 का वर्गमूल भी ले लो 3। तो 3 का जब घन करोगे ना तो उसमें 9 तो आ ही जाएगा। तो आप b का मान क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। तो 0 r, b का मान ले लो 3। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वैसे लिखो इसे। r के मान होंगे 0, 1 और 2, लेकिन 3 ही होगा क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 0 पर। r बराबर 0 पर जांच। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सबने से बात सेम कर रहा हूं, देख लो, एक भी अलग नहीं कर रहा हूं, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। बस बड़ा घन और दिक्कत आ रही है, इसमें घन करने पड़ेगा। इसमें इसे समीकरण 1 दे दूंगा। a बराबर b का मान कितना लगाऊंगा, कितना माना 3, q। r का मान कितना रखूंगा, 0, 0 पे चेक कर रहा हूं। तो a बराबर कितना आएगा, 3q। लेकिन मुझे a नहीं चाहिए, मुझे a का घन चाहिए। तो इनका घन कर दूंगा दोनों बच्चों का। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा aq, ये हो जाएगा 3 क्या 9, 9 की 27, q का q। ये मुझे चाहिए 9 9 9। तो मुझे इसे 9 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। aq बराबर इसे तोड़ूंगा 9 इंटू 3q का q। और सपोज करके मान लोगे आप इसे m। तो देखिए कैसे रखोगे, माना 3q की q बराबर m। तो मान लेंगे, तो इसमें लगा दो, यानी a का q बराबर 9 इंटू m, यानी a का q बराबर 9m। ठीक है, तो पहला ये हो गया। r बराबर 0 पे ये हमने सिस्टमेटिकली कर लिया। अब करेंगे r बराबर 1 पर चेक। r बराबर 1 पर जांच। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान कितना लगाओगे, 3, q प्लस r का मान फिर क्या लगाना है, 1। लेकिन a नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, a का घन चाहिए। दोनों बच्चों का घर कर दोगे, ये हो जाएगा a क्यू, ये a प्लस बी का होल क्यू। अब अगर ये आपको a प्लस बी का होल क्यू पता है तो ठीक है, वरना तो मैं लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो खोल दो इसे, ये हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1 कोष्टक में a प्लस बी, 3q प्लस 1। ठीक है, करो सॉल्व से, ये हो जाएगा a क्यू बराबर 3 क्या 9 3 27, q का q, a का q करोगे तो 1, 3 क्या 9, ये हो जाएगा 9q कोष्टक में 3q प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इसे और इसे एक ध्यान लिख लीजिए।
ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू कोष्टक में 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 पीछे ये रहा। अब ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ए क्यू तो यहाँ है ही है, इसमें से और इसमें से देखो इतने में से आप 9 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 9 तिया 27 3 क्यू का क्यू बच जाएगा प्लस 9 तो बाहर चले जाएगा क्यू रह जाएगा और क्या रह जाएगा 3 क्यू प्लस 1 और पीछे रह जाएगा 1। ठीक है, तो इस पूरे को मान लीजिए m। अब देखो इसमें माना 3 क्यू का क्यू प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 बराबर m। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 इंटू एम प्लस 1, यानी ए क्यू बराबर 9 एम प्लस 1। ये हो गया दूसरे का, इस वाले का ये हो गया। अब चेक करेंगे 2 पर जांच, तो इसके लिए इसे आप पहले बताइए फिर इसे हम थोड़ा रफ करते हैं। अब करेंगे 2 पर जांच, r बराबर 2 पर जांच। तो r बराबर 2 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी a बराबर b का मान लगा दोगे 3 क्यू प्लस r का मान लगाओगे 2। लेकिन हमें a ना चाहे a का क्या चाहिए था, घन चाहिए था, तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का क्यू, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, तो इसे खोलोगे ये a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यानी 3 क्यू प्लस के 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे पहले से सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 3 का 9 27 क्यू का क्यू 2 दूनी 4 दूनी के 8 प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18 क्यू, यहाँ रह जाएगा 3 क्यू प्लस 2। इसको और इसको एक पास में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 18 क्यू और कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2 पीछे 8, तो ये बना। चाहे तो हम इसे खोल भी सकते हैं इसका क्वेश्चन में गुणा करके, लेकिन मैं खोल नहीं रहा हूँ, क्या फायदा खोलने से, हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें से 9 कॉमन ले लो, देखो ए क्यू बराबर क्या आएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा 9 तिया 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 दूनी के 18 2 क्यू और कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2, पीछे रह जाएगा 8। इसको पूरे को m मान लीजिए, इस पूरे को m मान लीजिए। इसमें लिखोगे माना माना 3 क्यू का क्यू प्लस 2 3 क्यू प्लस 2 इक्वल टू m। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये इसके रूप का हो जाएगा। हमें यही दर्शाना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।